हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग आ गए हैं पढ़ने केमिस्ट्री का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड्स के लिए। आपने एंट्रेंस का चैप्टर पढ़ लिया है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट्स फॉर बोर्ड्स। प्लस एंट्रेंस तो आपका हो ही चुका है, बीच बीच में मैं एंट्रेंस की भी कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, बट ये पर्टिकुलर चैप्टर जो अभी हम लेक्चर स्टार्ट करें ये पर्टिकुलरली बोर्ड्स के लिए फोकस करेगा। ओके, तो आज फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट, जैसे चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैटर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स। कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है, कितने स्टेट्स में आप सभी को पता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो सबसे पहले सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, फिर गैस आता है। सॉलिड का एग्जांपल सी हियर, मैंने ही आप लोगों को सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस बताया है इन स्टेट्स ऑफ मैटर बोलो, या फिर इंट्रोडक्शन जो हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था 11th का, तब मैंने ही आप लोगों को सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस बताया है। तो अब ये पढ़ाऊंगा तो थर्ड टाइम हो जाएगा, एग्जाम्पल रिपीट हो जाएगा। मैंने आपको सबसे सिंपल एग्जाम्पल बताया था सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए कि सॉलिड का पार्टिकल का मतलब होता है, सपोज आपका क्लासरूम, आप क्लास में सपोज 30 स्टूडेंट्स है, तो 30 स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर बेंच पर बैठे हुए हैं। तो जब वो बेंच पर बैठे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहा है, तो वो जो स्टेट हुआ वो स्टेट हुआ कि सॉलिड स्टेट, दैट स्टेट इज सॉलिड स्टेट, क्योंकि उसमें पार्टिकल सिस्टमैटिक वे से बैठे हुए हैं, इधर के उधर नहीं जा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम हुआ कि क्लासरूम में आप अपने अपने जगह पर बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा है, दैट इज अ सॉलिड स्टेट कंडीशन। उसी की जगह पर अगर मैं बेंचेस हटा दूं, अगर मैंने बेंचेस हटा दिए, यहाँ पर नीचे चटाई या फिर यू कैन से सम कुछ बिछा दिया नीचे और नीचे ही बैठने कहा, तो क्या होगा, इसमें आप लोग मूव कर लोगे, धीरे धीरे मूव करोगे, लेकिन क्लासरूम के अंदर ही। तो दैट कंडीशन इज लाइक अ लिक्विड स्टेट, वो कंडीशन है लिक्विड स्टेट की तरफ। एंड अगर मेरा आज अगर सपोज पढ़ाने का मूड ना हो और मैंने आप लोगों को गेम्स दे दिया, तो आप 30 के 30 बच्चे ग्राउंड पर चले जाओगे और कहीं पर भी घूमोगे, खेलते रहोगे, तो वो कंडीशन हो जाएगी गैस के पार्टिकल्स की। ये मैं एग्जांपल आपको पहले भी दे चुका हूं, इसलिए मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया आज ये एग्जांपल, क्योंकि हमारा आज टॉपिक सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, सिर्फ सॉलिड है। बट डिफरेंस ध्यान में रखने के लिए, जब आप क्लासरूम में होते हो, बेंच पर बैठे होते हो, तो वो सॉलिड स्टेट है। जब आप अगर बेंचेस ना हो, आप इधर उधर घूम रहे हो या टीचर ना हो क्लास में, तो उसे हम लिक्विड स्टेट कहेंगे। एंड अगर आप ग्राउंड पर खेल रहे हो तो उसे हम गैसियस स्टेट कंसिडर कर सकते हैं। तो वो एग्जांपल से ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड के बारे में सबसे पहला मुझे डेफिनेशन बताएंगे। तो सॉलिड की डेफिनेशन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब पहली क्लास से नहीं पढ़ा था, बोलो मारने आओगे मुझे, पहली क्लास से नहीं, पर 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट का मतलब क्या होता है, द मैटर हैविंग डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। द मैटर बोलो या फिर द सब्सटेंस बोलो, द सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। एग्जाम्पल, ये पेन क्या सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो आप तुरंत बोलोगे सर ये पेन सॉलिड है। अगर आपको नहीं पता था ये, तो वो फिर आप तो पढ़ाई छोड़ दो कि ये सॉलिड है। ओके, तो मुझे पता है कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को पता है कि ये सॉलिड है, तो कमेंट करके आप बता देंगे कि आपने इसका सही आंसर बताया था, इट इज अ सॉलिड। सो पेन इज सॉलिड लिख के आप कमेंट कर देना वहां पर। सो द मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ऐसा सब्सटेंस जिसका शेप डेफिनेट है। देखो इसका शेप फिक्स है, इसका शेप जो है पेन है, जेब में डालूंगा तो पेंसिल बन जाएगा या बॉक्स में डालूंगा तो रबर बन जाएगा। अगर पॉसिबल होता तो कितना अच्छा होता, मैं इसको घुमा घुमा के जेब में रख लेता, गोल गोल करके कैंडी बना लेता, खा लेता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। पक्का से ये बेसिक डेफिनेशन है हमारी, जो कि हम जनरली लेते हैं। अगर हमें कोई भी सब्सटेंस सिर्फ देखने से समझ में आना चाहिए कि वो पार्टिकल सॉलिड है या लिक्विड है या गैस, तो आप देखते से बता सकते हो कि ये सॉलिड है। चेयर रखी हुई है, चेयर इज सॉलिड, टेबल इज सॉलिड। आपकी टेक्स्ट बुक, अरे सर बुक का नाम मत लो, तो बुक है, पेन है, बोर्ड, या ये बोर्ड इज ऑल्सो अ सॉलिड। सो ये सभी सॉलिड है।
ठीक है, तो सॉलिड की डेफिनेशन तो आपको पता है। चलो एक और पॉइंट जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहला पॉइंट अगर मैं कहूं तो यही आ जाएगा, डेफिनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। मतलब जितने भी सॉलिड रहेंगे उनका शेप फिक्स रहेगा, उनका साइज फिक्स रहेगा और उनका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। वॉल्यूम मतलब आपको पता है कि दैट कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और जस्ट लाइक यू नो कोई भी कंटेनर है उसका कितना आपने कैपेसिटी है, तो दैट इज वॉल्यूम। ओके, तो शेप सेम रहेगा, साइज सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। एग्जांपल के तौर पे वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ, चलो वॉल्यूम आप आगे आपको लग रहा होगा सर तो कंफ्यूज हो गए, तो चलो वॉल्यूम की बात करता हूँ। तो मैंने अगर एक ग्लास में, अगर वो ग्लास का वॉल्यूम 1 लीटर है, उसमें शुगर ले ली, अब हम लेते नहीं है बट अगर 1 लीटर ग्लास में शुगर ले ली, ठीक है, और मैंने उसको दूसरे किसी कंटेनर में डाल दिया, तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मतलब मैंने बड़े से टैंक में डाल दिया, तो एक ग्लास का जो शुगर था वो दूसरे टैंक में डालने पर भी एक ग्लास का ही शुगर रहेगा, मतलब उसका वॉल्यूम जो पहले था एक ग्लास का वो चेंज नहीं हुआ, उतना ही रहेगा। तो ध्यान में रखना है कि सॉलिड इज हैविंग सेम शेप, साइज एंड वॉल्यूम। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, अब मैं थोड़ा पार्टिकल्स की बात करता हूं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एटम से बना होता है ना, होता है कि नहीं होता है। ओके, सो पार्टिकल्स की जब बात करते हैं हम लोग, तो सॉलिड के पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड का मतलब पास पास होते हैं। जैसे एग्जांपल आपसे बताया था कि आप जब क्लासरूम में बेंचेस पर बैठे हो तो पास पास बैठे होते हो, और ग्राउंड पे, प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हो तो दूर दूर होते हो, तो क्लोजली पैक्ड, पहला पॉइंट। अभी क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग और हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैस। रिमेंबर, ये बात पहले भी आप जानते हो। फोर्थ पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दो लोगों में बहुत ज्यादा चिपक रहे हैं, तो क्या वो दूर दूर रह सकते हैं। अगर दो पार्टिकल ज्यादा पास आते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनके बीच का डिस्टेंस भी कम हो जाता है, तो देयर इज वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब पार्टिकल्स के बीच में ही होता है, तो जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। रिमेंबर, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन सब पॉइंट की वजह से अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो अगर मैं इसमें कहूं तो यहां पर इसकी बात आ जाती है कि वो सॉलिड्स आर नॉट कॉम्प्रेसिबल, वेरी नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबल, और कॉम्प्रेसिबिलिटी इज वेरी लो। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर वो कॉम्प्रेस होते हैं। नेग्लिजिबल मतलब कॉम्प्रेस नहीं हो सकते। अगेन 6, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। इसका इनडायरेक्ट मतलब हुआ कि दे आर रिजिड। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि सॉलिड्स आर रिजिड, उनका शेप चेंज नहीं होता इसलिए वो रिजिड हो गए। ओके, क्लियर है। अब थोड़ा सा साइंटिफिक हम बोले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर बात करते हैं तो एक आ जाएगा हमारा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी पता है आप लोगों को, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बेटा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, क्योंकि हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर जो ये अभी लेक्चर सीरीज बनाई है, ये लेक्चर्स बोर्ड के लिए है, ना कि
ओके एंट्रेंस भी आ जाएगा, बट स्पेशली बोर्ड्स मतलब आपको थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि बोर्ड्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल, एज कम्पेयर टू एंट्रेंस। तो आपको थ्योरी पूरा अच्छे से ध्यान में रखना है। तो नोट डाउन कर लेंगे इसको जल्दी से, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं मुझसे? या 1 पॉइंट इज रिमेनिंग हियर। अगर मैं बात करूं इसमें, अब जगह नहीं बची ऊपर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 पॉइंट, मैं 8 पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। 8 पॉइंट आएगा वेरी लो डिफ्यूजन। ये देखो डिफ्यूजन का मतलब, डिफ्यूजन का मतलब एग्जाम्पल था, आपने पढ़ा था 9th क्लास में शायद पढ़ा था कि व्हेन आई बर्न अ इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती अगर मैं जलाऊं तो अगर मैं उसको क्लासरूम के एक कॉर्नर में रख दूं तो पूरे क्लास में स्मेल आती है या नहीं आती? या मैं डिओ लगा कर आ गया क्लास में स्टाइल में, तो क्या करेंगे, पूरी क्लास को स्मेल आ जाएगी और बोलेंगे सर क्या बात है, आज तो कुछ स्पेशल है। तो कुछ स्पेशल नहीं होता, अगर मैंने थोड़ा सा भी डिओ लगा लिया तो पूरी क्लास में स्मेल फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? बिकॉज गैस के पार्टिकल इजीली डिफ्यूज होते हैं, तो वो जो डिओ होता है वो गैसियस होता है ना बेटा, तो इसलिए वो डिफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर मैंने सॉलिड कुछ लगाया होगा, पाउडर लगाया होगा या मिट्टी लगा के आ गया, तो डिफ्यूज नहीं होगा। मतलब सॉलिड के पार्टिकल आर डू नॉट डिफ्यूज। मतलब कभी आपने देखा है कि सॉल्ट को और शुगर को आप कर दो, मिक्स कर दो, चलो क्या करेंगे हम, सॉल्ट ले लेंगे थोड़ा सा प्लेट में, थोड़ा सा लेना, ज्यादा मत लेना नहीं तो मम्मी मारेगी आपको। तो थोड़ा सा सॉल्ट ले लेना, थोड़ा सा शुगर उसमें डाल देना, देखना क्या शुगर सॉल्ट में मिक्स हो रहा है अपने आप? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो दैट इज सॉलिड्स हैव वेरी लो डिफ्यूजन। तो अब हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए बेटा। तो 8 पॉइंट्स यहाँ पर, ये पुराने पॉइंट, ये सभी चीज आप पहले ही पढ़ चुके थे, अब जस्ट मैंने रिवाइज कर दिया। इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो फिर मैं इसको मिटा देता हूँ अच्छे से, चलो ओके। सो पॉज करके लिख सकते हो आप इसको, तो मैं मिटा देता हूँ इसे। तो सॉलिड स्टेट ही चलने वाला है हमारा। टेंशन मत लो, जल्दी से खत्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब बोलेंगे सर पहले तो मैटर को क्लासीफाई कर दिया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम चलते हैं सॉलिड को तोड़ने, सॉलिड को क्लासीफाई करने। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड स्टेट के हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो चलो मैं सॉलिड को यहाँ बॉक्स बना लेता हूँ, इसके मैं 2 टाइप बना लेता हूँ और बीच में लाइन बना देता हूँ। लाइन मारना नहीं है, लाइन बनाना है यहाँ पर। तो 2 टाइप्स है हमारे पास में सॉलिड स्टेट के। पहला टाइप है, क्या है टाइप, आप एंट्रेंस में पढ़ चुके हो, वेरी गुड। इसका पहला टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड दूसरा टाइप है अमरफस, अमर AMOUR, अमरफस, अमरफस सॉलिड, crystalline solid and amorphous solid. So both are solid, both are solid. तो डिफरेंस क्या है? पहला पॉइंट, अगर दोनों सॉलिड है तो जो प्रॉपर्टी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जितने पहले प्रॉपर्टीज पढ़ी, वो सारी प्रॉपर्टी इन दोनों को अप्लीकेबल रहेगी, ध्यान में रखना है। मतलब इन दोनों, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो या फिर एमरफस सॉलिड हो, वो क्लोजली पैक रहेंगे। इसलिए मैं ऊपर ही लिख देता हूं कि बोथ द सिस्टम आर क्लोजली पैक्ड सिस्टम। मतलब कि इनके पार्टिकल सिस्टमैटिक वे से क्लोजली पैक रहेंगे, ना कि लिक्विड और गैस की तरह रहेंगे। ये लिक्विड और गैस नहीं चल रहा है, दोनों सॉलिड है। तो आपके दिमाग में ये बैठा दो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हो या एमरफस सॉलिड हो, दोनों सॉलिड ही रहेंगे, उसके पार्टिकल सिस्टमैटिक ही रहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लो ही रहेगा, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लो रहेगा। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बट चलो तो अब हम एक एक करके इसके डिफरेंस की बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन और एमरफस में डिफरेंस क्या है। अरेंजमेंट दोनों में रहेगी, क्रिस्टलाइन में भी अरेंजमेंट रहेगा, मतलब पार्टिकल सिस्टमैटिक वे से इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगी, ध्यान में रखो। और इसमें भी अरेंजमेंट रहने वाला है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस की बात करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस, रेगुलर अरेंजमेंट
फॉर लॉन्ग रेंज। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो वो पूरा का पूरा सॉलिड सिस्टमैटिकली अरेंज रहेगा। बहुत सभ्य है बेटा, वो पढ़ाई कर रहा है, स्टार्टिंग टू एंड पढ़ाई करेगा तो ही नंबर लाएगा। सभ्य है वो, याद रखो, आपको भी सभ्य बनना है। सीधे से बैठ जाओ, नोटबुक पेन पकड़ लो और सीधे सीधे पढ़ाई करते चलो। ओके, तो रेगुलर अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज, मतलब उसका जो अरेंजमेंट है, जैसे हम अरेंजमेंट देखेंगे उसके पार्टिकल का अरेंजमेंट, वो लंबा दूर दूर तक सिस्टमैटिक रहेगा। रेगुलर अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक मतलब रेगुलर। बट अगर अमरफस की बात करें तो अरेंजमेंट तो वहां भी रहने वाली है, बट कंडीशन आ जाएगी रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट फॉर शॉर्ट रेंज। मतलब कि जो एमरफस सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ी दूर तक अरेंज रहेंगे। जैसे 2 लाइन तक अरेंज है, फिर तीसरी लाइन उनकी गड़बड़ हो जाएगी, फिर 2 लाइन अच्छी रहेगी, 3 लाइन खराब हो जाएगी। मतलब अरेंजमेंट रहने वाली है बट सिस्टमैटिक नहीं रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपके स्कूल में असेंबली चालू है, तो असेंबली में एक साइड पूरा बॉयज़ का बना दिया, हायर क्लास के बॉयज़ 11th-12th के, फिर एक क्लास 9th-10th, मतलब बॉयज़, छोटे बॉयज़, बड़े बॉयज़, हायर क्लास की गर्ल्स, लोअर क्लास की गर्ल्स, टीचर्स का एक अलग बना दिया, टीचर्स, बॉयज़, गर्ल्स, ऐसा पूरा अलग अलग बन गया। तो ये सिस्टमैटिक लॉन्ग तक अरेंजमेंट हो गया। बट कोई मीटिंग है, हाउस मीटिंग होती है मोस्टली, तो मिक्स खिचड़ी बन जाती है, सब मिक्स हो जाते हैं, छोटे बड़े बच्चे, टीचर्स सब मिक्स हो जाते हैं। तो जब मिक्स हो जाएंगे तब वो एमरफस। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि वो मस्ती कर रहे होते वो भी अरेंजमेंट में ही है। मतलब हाउस की अरेंजमेंट होती है अलग अलग हाउस की, जो भी आपके कलरफुल हाउस है, रेड हाउस, येलो हाउस, जो भी हाउस है, तो उसमें आप अलग अलग कलर के हो जाते हो, बट वहां पर भी अरेंजमेंट होती है, बट मिक्स हो जाते हो। यहाँ पर सिस्टमैटिक वे से लॉन्ग रेंज तक अरेंज रहते हो। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? अगेन अगर मैं बात करूं तो अरेंजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है और यहां पर शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है। अब मैं बात करता हूं जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। इन्हें हम ट्रू सॉलिड कहते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल सिस्टमैटिक वे से अरेंज हुए हैं, इसलिए हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहते हैं। एंड एमरफस को, अब इसको ट्रू खेलते हैं तो उसको क्या फॉल्स कहते हैं। फॉल्स मतलब अब वो सॉलिड तो है तो बिल्कुल उसकी नाक तो हम नहीं काट सकते, इसलिए हम उसे स्यूडो सॉलिड कहते हैं। सूडो बोलो, स्यूडो बोलो, आपको जो पसंद है वो बोलो। ओके, स्पेलिंग ध्यान में रखो, स्यूडो सॉलिड, बिकॉज बोर्ड में आपको स्पेलिंग करेक्टली लिखना है। तो स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड को ही दूसरा नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, याद रखेंगे बेटा इस सभी पॉइंट्स को, बहुत ही सिस्टमैटिक वे से आपको लिखना है क्योंकि बोर्ड्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। ट्रू सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन वाले, बहुत ही सिस्टमैटिक हैं, इसलिए ट्रू है। सभी बच्चे तो ये सही में स्टूडेंट है, तो आप सब में से जो बच्चे सिस्टमैटिक वे से पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर द ट्रू स्टूडेंट्स। तो आप कमेंट लिख के बताना आप में से कितने स्टूडेंट्स ट्रू स्टूडेंट्स हैं, जो नहीं है वो चले जाना सूडो स्टूडेंट्स में। तो सूडो स्टूडेंट वाले प्लीज डोंट कमेंट, पहले ही बोल रहा हूँ, सूडो स्टूडेंट्स वाले कमेंट मत करो, बट ट्रू स्टूडेंट्स जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, वी आर द ट्रू स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं सिस्टमैटिक वे से एंड आपका रैंक आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब आपको ये पॉइंट याद होगा, मैंने कभी बताया था बीच में कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनकी प्योरिटी चेक करने के लिए हम उनकी मेल्टिंग पॉइंट, मतलब अगर सॉलिड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर हम चेक करते हैं तो हर प्योर सब्सटेंस का एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर हम बोले तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट आता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे कि आइस का आपने एग्जांपल पढ़ा है कि एक कंटेनर में मैंने 10 आइस क्यूब ले लिए और उसको हीट करने लग गया, तो आइस मेल्ट होगा लेकिन उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। अगर मैं आइस का एग्जांपल लूं तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक उसमें एक दाना भी अगर आइस का रहता है। अगर 10 में से एक आइस क्यूब भी बच जाता है तो भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है। जब पूरे आइस मेल्ट हो जाएंगे तब 0 से बढ़ जाएगा, लेकिन जब तक मेल्टिंग चल रहा है तब तक शार्प मेल्टिंग होता है, एक ही टेम्परेचर पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर अगर कोई सॉलिड है सपोज जिसका दूसरे का टेम्परेचर 21 है या 121 जो भी होगा, अब मैंने आइस का एग्जांपल लिया इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस का, लेकिन अगर
पर्टिकुलर, बस कहने का मतलब है कि वो सॉलिड का टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होता है। अब बोलेगे सर तो एमरफस का क्या होता है? अब तक तो हमने बचपन से पढ़ा था सर मेल्टिंग पॉइंट एक ही होता है। तो एमरफस में स्पेशल होता है कि एमरफस हैव रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग, मतलब उसका कोई एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता। अगर सपोज कोई सब्सटेंस है, प्लास्टिक है, तो उसमें 200 to 300 डिग्री सेल्सियस में वो मेल्ट हो जाएगा। एक पक्का टेम्परेचर नहीं है बेटा उसका। हमें जैसे प्लास्टिक का एग्जांपल, प्लास्टिक को अगर मैं मेल्ट करना चाहूँ तो प्लास्टिक को पहले हीट करूंगा, वो पहले सॉफ्ट होगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा। तो वो मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट होते होते 200 से 300 उसका टेम्परेचर चले जाएगा, एक टेम्परेचर पे रुका नहीं रहेगा। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में टेम्परेचर रुका रहेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंस, कि इसका शार्प टेम्परेचर होता है, इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि वहां पर एमरफस है, यहां पर क्रिस्टलाइन, तो यहां पर होता है एन आइसोट्रोपिक एंड दिस वन इज आइसोट्रोपिक। याद रखना है आइसोट्रोपिक। आइसो मतलब आपको पता है सेम होता है ना, बट यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने ब्लैक ब्लू बनाया है यहाँ पर। तो एन आइसोट्रोपिक, और आइसोट्रोपिक का मतलब एक्चुअली फॉर द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए है ये। अब इसका मतलब लिख देता हूं मैं, एन आइसोट्रोपिक, आइसो मतलब सेम होता है, एन मतलब नॉट, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ये सॉलिड में यहां से डायरेक्शन में देखूं प्रॉपर्टी, एग्जांपल फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको पता है कि मैंने यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट किया तो अलग आएगा, अगर मैंने यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट किया तो यहां पे अलग आएगा, अगर मैं यहां से कर रहा हूं तो अलग आएगा। हर डायरेक्शन से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। याद रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर। आप बोलोगे सर उसका अरेंजमेंट इतना सही है, सिस्टमैटिक है, फिर प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों है? तो देखो जो मैंने एग्जांपल बताया था आपको स्कूल का, कि यहाँ पर बॉयज है, यहाँ पर टीचर्स है, यहाँ पर गर्ल्स है, तो गर्ल्स को नहीं देखते रहना है, नहीं तो आप बोलोगे सर गर्ल्स की तरफ देखते, गर्ल्स की तरफ नहीं देखते रहना है। तो बॉयज, टीचर्स एंड गर्ल्स है, तो अब अलग अलग डायरेक्शन में अगर मैं देखता हूँ, तो मैंने अगर बॉयज की तरफ देखा तो मेरी प्रॉपर्टी बॉयज की हो जाएगी, मतलब मेरी प्रॉपर्टी मतलब बॉयज, जो भी प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी बॉयज की हो जाएगी। क्लियर? अगर मैं टीचर्स की डायरेक्शन में चले जाऊँ तो प्रॉपर्टी टीचर्स की डायरेक्शन की हो जाएगी, टीचर्स की हो जाएगी। अगर गर्ल्स डायरेक्शन में चले जाए तो प्रॉपर्टी गर्ल्स की हो जाएगी। मतलब अरेंजमेंट सिस्टमैटिक है, बट डायरेक्शन चेंज कर दे तो प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। और प्रॉपर्टी भी याद रखना है फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉट केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है? बट इसका अपोजिट, दिस वन इज एन आइसोट्रोपिक, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई तो प्रॉपर्टीज अलग अलग आने वाली है। बट अगर मैं आइसोट्रोपिक की बात करूं या फिर एमरफस सॉलिड की बात करूं, तो आइसोट्रोपिक का मतलब भी वो सेम होता है। तो यहां पर आ जाएगा सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज along different, same physical properties but along different direction। मतलब अगर मैं कोई भी डायरेक्शन में चले जाऊं, जैसे मैंने हाउस मीटिंग का बताया कि टीचर्स भी हैं, छोटे बच्चे भी है, बड़े बच्चे भी है, छोटी लड़कियां भी है, बड़ी लड़कियां, सब पूरे मिक्स है, बट हाउसेस में डिवाइडेड है, रेड ग्रीन येलो ऑरेंज, जो भी है आपके जो भी हाउसेस होंगे। हमारे टाइम पे इस पे रहता टैगोर, अशोक ऐसा रहता था, शिवाजी इस तरीके से होता था, अब अलग रहता है। तो कलरफुल में आप हाउस में डिवाइडेड हो तो क्या होगा, यहां से मैं देखूंगा तो भी सभी दिख रहे हैं मुझे, छोटे बड़े सब दिख रहे हैं, सबकी प्रॉपर्टी आ रही है। यहां से भी देखूंगा तो इसका हाउस अलग है बट प्रॉपर्टी तो सेम दिख रही, इधर भी प्रॉपर्टी। मतलब आइसोट्रोपिक का मतलब अलग डिफरेंट डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई, वो होगा हमारा एमरफस सब्सटेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 4 पॉइंट तो हो गए, डिफरेंस भी हो गया, और अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन क्रिस्टलाइन सॉलिड तो आ जाएगा, एक्सप्लेन एमरफस सॉलिड तो आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है सर एग्जाम्पल बताओ, बिकॉज अगर हमने इतना सारा लिख ही लिया है तो एग्जाम्पल भी मैं ऐड कर देता हूं। तो यहां पर NaCl, KCl, जितने भी सॉल्ट है मैक्सिमम सॉल्ट आप लिख सकते हो, NaCl, KCl, क्वार्ट्ज क्रिस्टल लिख सकते हो यहाँ पर।
अब और एमरफस की अगर मैं बोलूँ तो एमरफस में आएगा रबर, प्लास्टिक भी मैंने बोला था, रबर, ग्लास है, प्लास्टिक, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। तो हम ये तो और डिटेल में देखने वाले क्रिस्टलाइन, तो इसके हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देखते, आपको पता ही है एग्जाम्पल, बट बोर्ड पर्पस के लिए 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है। बहुत इजी पॉइंट था, समझ गया होगा आप लोगों को, समझा है? तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे पूरा सिस्टमैटिक वे से। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे मुझे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे बता दो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर दो, सर इस पे डाउट है। तो आने वाले, क्योंकि अब हमारा ये बोर्ड पैटर्न में चलेगा ये लेक्चर, तो सॉलिड स्टेट का चलेगा, तो सॉलिड स्टेट पे आपको कोई डिफिकल्टी होगी तो आप वो भी डाल सकते हो कमेंट में, मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो फिर क्या देखा आज के लेक्चर में हमने? अबाउट सॉलिड स्टेट का बेसिक पॉइंट देखा, उसका प्रॉपर्टीज देखी, एंड सॉलिड स्टेट को डिवाइड किया क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमरफस सॉलिड में। एंड नाउ रुक जाते हैं, ठीक है? तो आप पढ़ लेंगे इसको और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। ओके।